हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके लिए हमने कुछ नियम डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने जो है समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि आपका प्लेन मिरर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण विशेषताएं देखी थी। इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं। गोलीय दर्पण में हमने अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा था, उसके रे डायग्राम देखे थे और उसके यूजेस समझे थे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब आज हम जो है आपका जो अगला गोलीय दर्पण है यानी उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर, इसको डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है गोलीय दर्पण का एक प्रकार है, यानी ये एक स्फेरिकल मिरर का टाइप। अब जैसे कि हमने पहले पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो आपके गोले दर्पण होते हैं वो एक बड़े जो है गोले का भाग होते हैं। बड़े गोले का भाग होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने देखा था कि जो आपके स्फेरिकल मिरर है वो एक बड़ा सा गोला है, स्फेयर है, उसका क्या है, भाग। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, हमारे पास दो तरीके के दर्पण है। पहला है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, जिसमें हमने ये देखा था कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो जो होती है कर्व की फॉर्म में होती है। ठीक है, कर्व की फॉर्म में होती है और इसमें पॉलिश पीछे की साइड होती है, बैक फॉर्म में होती है। इसके बाद हमने कॉन्वेक्स मिरर देखा था। तो कॉन्वेक्स मिरर यानी जो उत्तल दर्पण होता है, इस पे जो पॉलिश होती है वो अंदर की तरफ से होती है और बाहर की तरफ से इसकी जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह होती है। यानी वह सतह जहां से परावर्तन होता है वो बाहरी तरफ हो। ठीक है, ये हमने देखा था, ये हमने समझा था। अब इसी के साथ ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है जिसे आप उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण या जो बड़ा हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है, उसका एक भाग होता है। इसमें जो पेंट होता है यानी जो इसमें पेंट किया जाता है वो अंदर की तरफ की जाती है और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह जो है वो बाहरी तरफ होती है। ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है ये हमें थोड़ा सा उठा हुआ सा महसूस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एक चम्मच की, हमारे पास एक स्पून है, चम्मच है, आप जानते हैं चम्मच कुछ इस तरीके की होती है हमारे पास। ये आपकी क्या है, ये आपकी चम्मच। ठीक है, अब चम्मच के दो भाग होते हैं, आप ये जानते हैं चम्मच के दो भाग होते हैं। एक अगला भाग होता है इस तरीके से, आगे का भाग जहां से आप जो है सूप को या जो भी आप, जैसे कि आप कोई सूप या खिचड़ी या कुछ भी चीज आप खा रहे हैं तो जिसमें वो आता है वो आपका कैसा होता है, अंदर को मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो इसकी अगला भाग है या जो ऊपर का भाग है वो कैसा एक्ट करता है, एक कॉन्केव मिरर की तरह यानी अवतल दर्पण की तरह ये व्यवहार करता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण की, तो अंदर से कैसा होता है, कर्व होता है। ठीक है, अंदर को कर्व होता है जैसे आपका चम्मच का आगे का हिस्सा। इसी तरीके से अगर हम चम्मच के पृष्ठ भाग की या पीछे के हिस्से की बात करें जो कि उठा हुआ हो, कैसा होता है, पीछे से उठा हुआ होता है, तो वो आपका एक कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। यानी अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो आप चम्मच के उल्टी या पृष्ठ का जो सतह है उससे आप समझ सकते हैं जो उभरी हुई है। वहीं जब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की यानी अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण को आप चम्मच के जो आगे की सतह है उससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि
हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हम अभी बात कर रहे थे कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, वो एक बड़े गोले का या बड़े हॉलो स्फीयर का, खोखले गोले का एक भाग होता है, या हम ये कह सकते हैं वो एक खोखले गोले से कटा हुआ होता है। और इसकी जो पेंटेड सतह होती है, वह सतह जिसपे पेंट किया जाता है, जिसे रंगा जाता है, वो अंदर वाली सतह होती है। और जो बाहरी सतह होती है या जो उसका पृष्ठ होता है, वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। If the cut part of the hollow sphere is painted from the inside, then its outer surface becomes the reflecting surface. अगर हम किसी एक खोखले गोले का एक भाग काट दें और उसकी अंदर की सतह, उसकी इनर सरफेस, अंदर की जो सतह है, उसे अगर हम पेंट कर दें, तो उसकी जो बाह्य सतह है या जो उसका पृष्ठ है, वो कैसा एक्ट करता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर या परावर्तक सतह के तौर पे व्यवहार करता है। दिस काइंड ऑफ मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। खोखले गोले के कटे हुए भाग को यदि अंदर से रंगा जाए तो इसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उसकी क्या क्या विशेषता है। अगर हम उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर की बात करें, तो ये एक डायवर्जिंग मिरर होता है। आपका जो कॉन्केव मिरर होता है, यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है, वो कैसा होता है? वो आपका कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। वो आपका अभिसारी दर्पण होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की या उत्तल दर्पण की, तो यह आपका अपसारी दर्पण होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो इस पे रेस पड़ रही है, जो किरणें पड़ रही है, उसको बिखेर देता है, ठीक है, इधर उधर बिखेर देता है। वहीं अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो उस पे जब हम प्रकाश की किरणें डालती हैं, तो वो क्या करता है, एक जगह कन्वर्ज हो जाती है, यानी सारी की सारी एक जगह मिलती है, एक पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। यही कारण है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर या जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है कि जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, वह एक डाइवर्जिंग मिरर है, अपसारी दर्पण है, ठीक है। यानी जो भी इस पे रेस पड़ेंगी वो बिखर जाए, वो डाइवर्ज हो जाए। दूसरा, आप वस्तु को किसी भी जगह रखें, यानी अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में आप वस्तु को दर्पण के आगे किसी भी जगह रखें, तो आपकी जो वस्तु का प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा, वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश होगा, यानी आभासी, सीधा और छोटा इमेज या प्रतिबिंब आपको हमेशा प्राप्त होगा, चाहे आप वस्तु को किसी भी जगह, किसी भी बिंदु पे रखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के विशेषताएं। A convex mirror is also known as a diverging mirror, as this mirror diverges light rays when they strike its reflecting surface. एक उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है जब वे इसके परावर्तक सतह से टकराती है। Virtual, erect and diminished image are always formed with convex mirror irrespective of the distance between the object and the mirror. वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के बावजूद, यानी आपकी वस्तु और दर्पण की जो दूरी है वो कुछ भी हो सकती है, जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा आभासी, सीधा और छोटा। तो ये आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं कॉन्वेक्स मिरर की, यानी उत्तल दर्पण। अब हमने अभी जो है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस कर दिया, उसकी विशेषताएं देखी। अब हम इसके रे डायग्राम देखेंगे
कि आप इससे किरण आरेख किस प्रकार से बनाएंगे। अब उसको समझने के लिए आपको पहले जो है इसके नियम समझने पड़ेंगे, यानी रूल्स क्या हैं आपके डायग्राम को ड्रॉ करने के या किरण आरेख को बनाने के। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो दर्पण है वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण यानी डाइवर्जिंग, ठीक है, जो है ये कैसा है, अपसारी दर्पण है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसका जो है रे डायग्राम के जो है आपके नियम है। तो पहला हम फिगर ए की बात करते हैं, ये आपका फिगर ए है, ठीक है। पहला रूल ये है, जब भी कोई भी किरण है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो आपका प्रधान अक्ष है या प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके जो पैरेलल है, समानांतर किरण होती है, ठीक है। कोई भी किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर होती है वो आपके फिर क्या होती है, उत्तल दर्पण पे पड़ती है, उससे परावर्तित होती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है। तो वो रिफ्लेक्ट जब होती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो परावर्तित किरण है, उसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो आपका जो है फोकस से मिले। यानी जब भी कोई भी इंसिडेंट रे आपका जो है, जैसे कि आप बी में देख सकते हैं, ए में आप देख सकते हैं, जब भी कोई भी इंसिडेंट रे जो है आपका, जब भी कोई भी इंसिडेंट रे आपकी जो उत्तल दर्पण है उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे पड़ती है तो वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है एक एंगल पे। और अगर आप इस रिफ्लेक्टेड रे या इस परावर्तित किरण को आगे एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो आपके फोकस से जो है मिलती हुई दिखाई देगी। यानी आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी समानांतर किरण है, जो कि आपकी इंसिडेंट रे है, जो अपतित किरण है, वो रिफ्लेक्ट होते हुए आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके फोकस से जा रही। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूसरे डायग्राम की। दूसरा डायग्राम हमारा यहाँ पे बी डायग्राम है। अब कोई भी किरण इस तरीके से जो है उत्तल दर्पण पे पड़ती है कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास हो, वो जो है स्ट्राइक करके, टकरा के जब वो परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद वो पैरेलल यानी समानांतर हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, अपतित किरण है यानी इंसिडेंट रे है। ये आपका एक पॉइंट पे टकराई, कहाँ पे टकराई, उत्तल दर्पण पे टकराई, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये पैरेलली या समानांतर रूप से पास हो गई, यानी समानांतर रूप से जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है वो चली गई। किसके समानांतर है, आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, उसके समानांतर, ठीक है। तो वो रे, वो इंसिडेंट रे जो हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से पास होगी, वो आपकी पैरेलली जो है यानी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली वो रिफ्लेक्ट हो जाती। नेक्स्ट है आपका तीसरा डायग्राम जिसे हम सी नाम दे देते हैं। कोई भी रे, कोई भी इंसिडेंट रे, ठीक है, कोई भी आपके पास अपतित किरण है, वो आपकी उत्तल दर्पण पे पड़ती, ठीक है, उत्तल दर्पण पे पड़ती है, टकराएगी, वो परावर्तित हो। अब ये जो किरण है, ये जो रे है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, यानी अगर हम उसे एक्सटेंड करें, उसको बढ़ाएं, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलेगी। तो ऐसी किरण जो कि हमें ऐसा लगता है कि जो आपके उत्तल दर्पण पे पड़ती है और हमें ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, यानी वक्रता केंद्र से पास होगी, तो वो उसी पाथ से वापस चल जाती है, उसी पथ से वापस चली जाती है जिस पथ से वो आई है और आपके दर्पण से टकराई। नेक्स्ट आपका जो डी डायग्राम है, आपका जो डी डायग्राम है वो आपका कुछ इस तरीके से है। जब भी कोई भी किरण एक एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी आपकी जो है इंसिडेंट रे है, अपतित किरण है, वो एक एंगल बना रही है, ठीक है, एक एंगल बना रही है आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो क्या करती है, वो आपका पोल से टकराती है, ठीक है, आपका पोल से यानी ध्रुव से टकराती है। पोल से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्टेड
रे जो होती है या परावर्तित किरण जो होती है वह उतना ही एंगल बनाती है जितना उस रे ने जो है इंसिडेंट रे ने बनाई। यानी जब वो जो रे है या किरण है वो इंसिडेंट हुई, वो अपतित हुई, जितना एंगल उसने पहले बनाया उतना ही रिफ्लेक्शन में वो बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस में। और कहाँ पे टकराती है? पोल। तो यानी पहला जो आपका नियम है वो ये बताता है कि कोई भी रे जो कि समानांतर है प्रधान अक्ष के, वो क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। दूसरा यानी बी जो डायग्राम है ये बताता है कि जब भी कोई भी किरण जो है अपतित होती है आपके उत्तल दर्पण पे और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस की तरफ जा रही है, तो वो क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है और प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष के समानांतर वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि कोई भी किरण जो है जो आपका उत्तल दर्पण है उस पर पड़ती है और हमें ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या वक्रता केंद्र से पास होगी, तो वो क्या करती है? वो उसी पाथ से या उसी पथ से वापस चली जाती है जिस पाथ से या पथ से वो आई है। और चौथा डायग्राम हमें ये बताता है कि कोई भी रे जो कि एक एंगल बना रही है, एक कोण बना रही है प्रधान अक्ष के साथ, वह उतना ही कोण बना के यानी उतना ही कोण प्रधान अक्ष के साथ बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये जो आपकी इंसिडेंट रे है ये पोल पे पड़ती है यानी पोल से टकराती है। अब इसके अनुसार हम जो है रे डायग्राम्स देखेंगे। तो जैसे कि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, हमने इसका एक विशेषता या गुण पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? आप वस्तु को कहीं पे भी रखो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, तो आपकी जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनेगी, डिमिनिश बनेगी और सीधी बनेगी। यानी कि आभासी, सीधा और छोटा, यानी छोटी इमेज बनेगी। इसका अर्थ ये है कि जो इमेज बनेगी वो हमेशा आपके दर्पण के पीछे बनेगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो दर्पण है, दर्पण के आगे हमेशा रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो बनता है। वहीं जब भी हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, आभासी प्रतिबिंब की, वो हमेशा दर्पण के पीछे बनती है। अब जितने हमने रूल समझे, जितने भी हमने अभी रूल समझे, हमने 4 रूल समझे, इसको लेके इसी के अनुसार हम रे डायग्राम बनाएंगे। अब सबसे पहले हमने जो पोजीशन ली है, जो वस्तु की हमारी पोजीशन है वो है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी पोल और इंफिनिटी के बीच में हमने जो है वस्तु ली, यानी दर्पण के आगे किसी भी जगह पे ये हो सकता है। अब आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसकी हम जो अंदर की सतह होती है उसे पॉलिश करते हैं और इसकी जो बाह्य सतह होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और इसका जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। इसका फोकस हमेशा दर्पण के पीछे होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है कि इसका जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। अब हमने एक वस्तु रखी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, AB वस्तु है जो कि हमारे दर्पण के आगे किसी भी जगह है पर इंफिनिटी पे नहीं है, इंफिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया? हम जानते हैं बहुत सारी किरणें निकल रही है, वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 किरणें। पहली किरण जो होगी वो आपकी समानांतर होगी, पैरेलल होगी आपके प्रधान अक्ष। अब जैसे कि आपने अभी समझा है, कोई भी किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर है और फिर वो आपके उत्तल दर्पण यानी आपके कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ती है तो वो फिर रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होती हुई किरण जो है वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एक किरण बनाई जो कि समानांतर है इस तरीके से। अब ये रिफ्लेक्ट हुई एक पॉइंट पे जो कि डी पॉइंट, रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई और इस तरीके से ये परावर्तित हो। अब ये जो किरण जो परावर्तित हुई, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये F से आ रही है, ये आपका F है, फोकस है। आप क्या करेंगे? पीछे जो है डॉटेड लाइन बनाएंगे। जब भी आप रे डायग्राम बनाते हैं और दर्पण के पीछे आप
जो है किरणों को दर्शाते हैं, तो इसे आप हमेशा डॉटेड लाइन से ही दर्शाएंगे, यानी आपके जो लाइन होनी चाहिए, रेखा होनी चाहिए, वो डॉटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरी किरण लेते हैं। दूसरी किरण कौन सी लेंगे? वह किरण जो कि हमें ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र पे जा रही। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बी से एक और किरण निकाली हमने और वो रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसे आप नाम दे दीजिए एम पॉइंट। एम पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई। अब ये हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास और ये क्या करेगी, उससे वापस चली जाएगी। अब इस रे को आप एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे दर्पण के पीछे, तो आपको इस तरीके से ये देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जा रही है एम से, इसे आप डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, अब एक बिंदु है, एक बिंदु है जहां पे ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों रेखा जो है वो आपस में एक दूसरे को काट रही है, वह आपका जो है बी पॉइंट का इमेज है, तो इसे आप बी डैश नाम देंगे। और यहाँ से आप एक एरो बनाएंगे और ये एक सीधी एरो बनाएंगे, तो यहाँ पे जो ए डैश है ये आपका जो पॉइंट ए है वस्तु का, उसकी इमेज है, यानी जो आपकी वस्तु है बी ए, उसकी जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है वो बी डैश ए डैश है। और आप देख सकते हैं ये सीधा जो है इमेज है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब है, आभासी है। ठीक है, आभासी है क्योंकि ये दर्पण के पीछे हमें प्राप्त हो रहा है, हमें दर्पण के आगे प्राप्त नहीं हो रहा है, और छोटा साइज का, जो आपका वस्तु है उससे छोटी साइज। ठीक है, तो ये आपका पहला रे डायग्राम हो गया जब आपकी वस्तु इंफिनिटी और पोल के बीच में। तो सबसे पहले वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ पे है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी पोल और इंफिनिटी के बीच में, या ध्रुव और इंफिनिटी के बीच में। नेक्स्ट है इमेज पोजीशन, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। बिहाइंड मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी दर्पण के पीछे और फोकस और पोल के बीच में। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा अब आपसे पूछा गया है नेचर ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। तो अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो कैसी प्रकृति है इसकी? वर्चुअल है, स्मॉलर है और इरेक्ट है, यानी आभासी, छोटा और सीधा। यानी जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ वो आभासी है, छोटा है और सीधा। नेक्स्ट जो है, हमने वस्तु इंफिनिटी पे रखी। ठीक है, अब इंफिनिटी पे वस्तु है यानी बेहद दूर है, अनंत पे है। अब यहां से जो किरणें आएंगी वो आपकी समानांतर होंगी। आप जानते हैं जब भी कोई भी वस्तु बेहद दूर होती है, इंफिनिटी पे होती है, अनंत पे होती है, तो जो उससे किरणें आ रही हैं उसको हम पैरेलल मानते हैं, वो समानांतर प्रतीत हो। ठीक है, तो ये किरणें क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। किसके? आपके प्रधान अक्ष के या प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब ये किरण हमने ली है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है, बी ए ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया है, इस डायग्राम में हमने जो है दो किरणें ली है। एक आपकी ए पॉइंट से ए पॉइंट से जा रही है, पैरेलल है, समानांतर है प्रधान अक्ष के,
बी पॉइंट से जा रही है, जो है समानांतर है आपके प्रधान अक्ष के, और ये टकराती है डी पॉइंट पे, डी बिंदु पे, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब आप ये जानते हैं कोई भी किरण जो कि आपके प्रधान अक्ष के समानांतर है, वो जब दर्पण से टकराती है और फिर परावर्तित होती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से, तो यहाँ पे भी हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। इसे आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे क्योंकि ये आपके दर्पण के पीछे। नेक्स्ट जो दूसरी हम जो है रे ले रहे हैं वो पॉइंट ए से ले रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए से एक जो है किरण जा रही है जो कि आपके दर्पण पे पड़ रही है। अब क्योंकि ये कैसी है, ये आपके प्रधान अक्ष पे ही जा रही है, तो ये क्या होगी, ये उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये सीधे गई वैसी ही रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एफ पॉइंट पे या फोकस पे जो है पहली किरण से मिली, यानी जब भी आपकी वस्तु इंफिनिटी पे होती है, अनंत पे होती है, तो जो आपका इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। और ये जो इमेज होता है ये बहुत ही छोटा होता है, बिंदु के आकार का होता है, दर्पण के पीछे, यानी वर्चुअल है, आभासी है, और कैसा होगा, सीधा। तो अब इस केस की बात करें तो यहाँ पे जो वस्तु की स्थिति है वो एट इंफिनिटी है, यानी अनंत पे आपकी वस्तु होगी। फिर है आपके पास इमेज की पोजीशन, यानी प्रतिबिंब की स्थिति बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, यानी दर्पण के पीछे फोकस। कहाँ पे बनेगी इमेज, दर्पण के पीछे फोकस पर। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति। तो अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वर्चुअल, पॉइंट साइज और इरेक्ट, यानी आभासी, बिंदु के आकार का और सीधा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आभासी, बिंदु के आकार का और सीधा। तो इस तरीके से आपके जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो आपका उत्तल दर्पण है, उसके जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए जो आपके आरेख है इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। एक पहला जो आपका है वो आपका ध्रुव और इन्फिनिटी के बीच में है, ध्रुव और अनंत के बीच में, और दूसरा आपका इन्फिनिटी पे। दोनों ही आपकी वर्चुअल बनेगी इमेज, यानी आभासी, छोटा और सीधा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो है डायग्राम बने। तो बच्चों आज हमने कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के बारे में समझा। उत्तल दर्पण क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, हमने किरण आरेख बनाने के नियम भी समझे, और साथ ही साथ आप जो है रे डायग्राम यानी किरण आरेख किस प्रकार से बनाएंगे ये हमने डिस्कस किया। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, इसके उपयोग समझेंगे और आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को लर्न करना है, पढ़ना है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।